किसी भी उम्र के हो, किसी भी वर्ग के हो, आपके सपने की जिंदगी बस एक निवेश दूर है। योर मनी के जरिए हम आपको सही निवेश रणनीति के जरिए अपने आज और अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज भी योर मनी पर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के कई पहलुओं को पेश करेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की खास बातों के साथ। कर्ज के बोझ से बिगड़ सकता है लाइफ का फाइनेंशियल बैलेंस। योर मनी पर कर्ज के मायाजाल से बचने की 10 बड़ी बातें। पहले निवेश में संभल कर, पहले निवेश में घाटा तोड़ेगा मनोबल। युवाओं के लिए बेस्ट शुरुआत किस विकल्प से, बताएगा आपको आज योर मनी। और अगर आप भी हमें अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लाइव हैं इस वक्त दरअसल फेसबुक पर। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सवाल डालिए, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं विश्विन के सीईओ ऋषि मेहरा। ऋषि, स्वागत है आपका योर मनी पर। लेकिन आज हम शो की शुरुआत करने वाले हैं डेट ट्रैप से, जहां पर ये बताना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को कि कर्ज लेना आजकल हमारी लाइफस्टाइल की ज़रूरत बन गई है। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप कर्ज लेते हैं तो ये आपकी आर्थिक सेहत को बिगाड़ सकता है। जैसे कि कई लोग कर्ज में इतने डूबे होते हैं कि पूरी कमाई का 50% EMI उन्हें चुकाना होता है। काफ़ी लोग कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेते हैं, 5 से 7 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, या तो उसका बकाया उनका चलता ही रहता है या फिर वो बिना पूरे पैसे भरे अपने कार्ड को बंद कर देते हैं। तो ऐसे आप किस तरह कर्ज के मायाजाल से बच सकते हैं, या अगर आपके ऊपर भी इस वक्त बहुत सारा कर्ज है तो वो कौन से उपाय हैं? अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप कैसे कर्ज मुक्त हो सकते हैं, हमारा फोकस आज ये है। तो सबसे पहले ऋषि, जैसा कि हम अमूमन देखते आए हैं कि कर्ज हर छोटी बड़ी बातों के लिए लोग ले लेते हैं, आजकल की जीवन शैली का एक हिस्सा ही बन गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई का 50% हिस्सा जो है उनका EMI में जाता है, जो कि मेरे ख्याल से इसके अलावा आपकी ना ही बचत होती है सही से अगर आप ऐसा करते हैं, और ना ही आपका कोई निवेश फाइनेंशियल प्लान बन पाता है। हाँ जी, देखिए, जब आप इतना ज़्यादा अमाउंट एक EMI में पे करना शुरू कर देते हैं तो आपके कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं और कुछ कॉस्ट होती हैं जो आप नहीं संभाल पाते अगर आप इतना लोन की EMI देना पड़ जाएंगे। एक इतनी लोन की EMI देने का मेन कारण होता है कि आप अगर एक होम लोन ले लेते हैं, एक बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जितनी आपको नहीं भी चाहिए उससे ज़्यादा का खर्चा कर लेते हैं, तो आपको एक फिक्स्ड EMI देनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको होम लोन एक बड़े टेन्योर का भी लोन होता है, 20 साल आपको लोन देना पड़ रहा है, तो आपके 50% से ऊपर हो जाता है। आप अगर सोचिए कि अगर आप इनकम का 50% EMI में दे देंगे तो आपके फिर बाकी के खर्चे निकलने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी रहती हैं, फैमिली होती है लोगों की, उनमें और खर्चे आते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सामने निकल के आती हैं जो आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं की होती। तो 50% से अगर आप EMI ज़्यादा दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश कीजिए इसको 30 से 40% रखिए, और उसमें भी अगर 30 से 40% में देखिए दो चीज़ें बोलते हैं, हम बोलते हैं गुड EMI और एक बैड EMI। गुड EMI का मतलब अगर आपने घर के लिए EMI लिया फिर भी ठीक है, पर हाँ अगर आपने कुछ खर्चे करने के लिए, घूमने के लिए लोन ले लिया है, पर्सनल लोन ले लिया है, वो खराब EMI हो जाती है। तो कोशिश कीजिए इसको 30-40 पर रखिए। अगर 50 से ऊपर जा रहा है तो ये आपके डेट ट्रैप में जाने के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन बाकी जो बैंक भी लोन देते हैं तो वो भी यही इंश्योर करते हैं कि कम से कम 30 से 40% के ब्रैकेट में ही आपकी EMI का बोझ आप पर पड़े। लेकिन न सिर्फ हम यहाँ पे गुड लोन की बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे छोटे मोटे लोन हैं जो लोग लेते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऋषि एक फिक्स्ड लोन भी होता है, फिक्स्ड कर्ज भी हम इसको कह सकते हैं, जो मैंडेटरी होता है, जो आपको फॉर एग्जांपल बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, उनकी स्कूल की फीस है, या क्रिटिकल कोई सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड नहीं रहते हुए कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखा गया है कि लगभग 70% तक का जो अमाउंट है आपकी कमाई का, वो उतना आप लोन लेते हो, उतने कर्ज में आप डूब जाते हो। हाँ जी, देखिए वो तो अब अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी पड़ेगी। आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि क्रिटिकल अगर कोई भी आपके पास बीमारी, आपके फैमिली मेंबर का बीमारी आई तो आपके पास कैश नहीं अवेलेबल होगा, तो आपको एक वो कवर करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको एक टर्म प्लान भी लेना पड़ेगा कल को, कि अगर कोई जो अर्निंग मेंबर है वो उसको प्रॉब्लम हो जाए। देखिए, एक फाइनेंशियल लाइफ साइकिल के एक बेस्ट तरीका एक जो माना गया है कि बहुत
सक्सेसफुल रहा है कि आप अपना जितना भी कमाई करते हैं उसका 60% खर्चा ऐसी चीज़ों पे करिए जिनकी आपकी ज़रूरतें हैं, 20% आप खर्चा करिए जो आपको चाहत होती है, और 20% आप सेविंग करें। अगर ये आप 3 फॉलो रूल कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बड़ी सिंपल सी और अच्छे से निकल जाती है, क्योंकि जब आप 20% सेविंग करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी क्रिटिकल चीज़ की जो जरूरत पड़ती है, सालों के साल में उस पर कंपाउंड आपको वैल्यू मिलती है और आपको वो कहीं भी निकाल के ले जाती है। बट अगर आप कह रहे हैं कि कॉस्ट आपकी बढ़ रही है और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, राइट, फिक्स्ड कॉस्ट में आपका रेंट भी हो सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट में आपके बच्चों की स्कूल की फीस भी हो सकती है, जब वो 70% 80% से ऊपर पड़ जाती है तो आपको किसी भी महीने कोई भी एक नहीं ऐसी खर्चा आ जाता है जो आपके पूरे फाइनेंशियल लाइफ साइकिल को बिगाड़ देता है। फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, फिर आप क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर देते हैं, आपको लगता है कि अगले महीने आप दे पाओगे और उसके बाद आप नहीं दे पाते तो उसका इंटरेस्ट बहुत होता है, तो ये फिर पूरा फाइनेंशियल डेट साइकिल में आदमी फंस जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक कंटिजेंसी या इमरजेंसी फंड हो ताकि जरूरत पड़ने पर आप उस फंड में से पैसे निकालें। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग कर्ज चुकाने के लिए भी और कर्ज लेते हैं। ऐसा अक्सर हमने देखा है कि अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बकाया है उसे चुकाने के लिए आप अलग से पर्सनल लोन भी ले लेते हैं। ये तो बहुत ही गलत रणनीति है ऋषि। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ आप एक और भी है, देखिए इसका एक एग्जाम्पल ये होता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट ले रखा है और 40% का इंटरेस्ट है और आप अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं 23-24% का भी, आपको लग रहा है कि शायद ये कम हो गया है, 40 से 23 ले रहे हैं, बट क्रेडिट कार्ड का डेट अगर आपने साल भर में चुका दिया तो ठीक है, बट अगर आपने पर्सनल लोन एक 23-24% का लेके 4 साल में डेट चुकाया तो वो आपको इंटरेस्ट फिर भी उससे ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि क्रेडिट कार्ड का डेट आपके ऊपर रहे ही ना। जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड का डेट लेते हैं ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख रखे हैं और क्रेडिट कार्ड का डेट दे रहे हैं तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट अपनी नीति भी देखनी पड़ती है जब जब क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 40% है, 40% आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देगी। 40% अगर आपने कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ और क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। आपको क्रेडिट कार्ड डेट हमेशा पहले ही खत्म करना है। आपको यह भी कोशिश करनी है कि आप कभी क्रेडिट कार्ड पे कोई कैश मतलब निकाले ना, क्योंकि उस पे भी उसी दिन से ब्याज शुरू हो जाता है और वो भी आपको बहुत महंगा पड़ता है। ये बहुत सारे सिग्नल होते हैं जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये मैं कर लेता हूं, आज तो निकल जाएगा, बट आज निकलने के चक्कर में आप एक ऐसे लाइफ साइकिल के डेट में फंस जाएंगे जिसमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आजकल क्रेडिट कार्ड क्योंकि इजी मनी है, प्लास्टिक मनी हम सब जानते हैं, लोगों को शौक होता है अपने पास क्रेडिट कार्ड रखने का। कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स के चलते रख लेते हैं, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स के चलते रख लेते हैं। 5-7 कार्ड्स होते हैं उनके पास। उसकी पेमेंट साइकिल एक होती है जिसको अक्सर लोग मिस आउट कर जाते हैं और ऐसे वो डेट ट्रैप में और फंस जाते हैं। इसका एक और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब होता रहता है। तो सबसे पहले तो ऋषि मेरे ख्याल से जितनी जरूरत है आपको उतने ही कार्ड अपने पास रखने चाहिए। हाँ जी, देखिए एक चीज़ होती है, एक होता है कि आपने किसी एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को बहुत यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप रिटेन कीजिए। लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए आप खर्चा मत कीजिए। अगर आप खर्चा करने लग जाते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, देखिए अगर कोई भी चीज़ आप डिस्काउंट के नाम पे खरीदते हैं और आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको अल्टीमेटली डेट ट्रैप में फंसाती है। देखिए लॉयल्टी से या सेविंग से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। उस वैल्यू के बदले में आप खर्चा कर लोगे और आपकी एक फिक्स्ड इनकम है। अगर इनकम बहुत ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, बट अगर इनकम फिक्स्ड है और वो आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं परसेंटेज में, तो वो आपको लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर डेट ट्रैप पे तो आपको कैसे नहीं फंसना चाहिए हमने आपको इसके बारे में बता दिया है। आप कर्ज अगर ज़रूरी हो तभी ही लें, लेकिन उतना ही कर्ज लें जितना आप चुका पाएँ। अगर कोई सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पे लाइव हैं हम, अपने सवाल डालते रहिए। लेकिन इसके अलावा योर मनी का फोकस आज युवाओं के सवालों पर है, क्योंकि हम युवाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग आज शो पे करेंगे। और इस कड़ी में हमारे पहले दर्शक गगन अग्रवाल झांसी से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ये एक स्टूडेंट है, इनकी उम्र 21 साल की है। हाय गगन, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑलराइट, तो आपने एक मुश्त निवेश किया हुआ है 2 फंड्स में, ABSL प्योर वैल्यू फंड और ABSL स्मॉल कैप फंड, है ना? जी मैम। ये आपने कितने अवधि के लिए किया है? मैम 25 इयर्स। 25 साल के लिए इन 2 फंड्स में आप हैं। ऑलराइट, और इसके अलावा 30 साल के लिए आपको 2000 रुपए हर महीना और निवेश करना है। यस। ऐसा कौन सा लक्ष्य है आपका 30 साल के बाद जिसके लिए आपको कॉर्पस चाहिए गगन? वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन, ऑलराइट। वेल्थ क्रिएशन क्या आप कुछ कारोबार अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं या क्या प्लान है आपका? आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं? अभी बीकॉम। आप अभी? हाँ जी, बीकॉम फाइनल ईयर। ओह ऑलराइट।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने जल्दी शुरुआत कर ली है। ऋषि, ABSL प्योर वैल्यू फंड और ABSL स्मॉल कैप फंड, देखिए इन्होंने पूरा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ही अपना बनाया है। मेरे ख्याल से ये इस बात को समझते हैं कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप कम उम्र में शुरुआत कर रहे हैं निवेश की, तो आपको इक्विटी में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर एक इनका होराइजन बहुत बड़ा है, हाँ। और होराइजन बड़ा हो, आज आपने कुछ पहले भी खबरों में पढ़ा होगा कि कुछ, अगर आपने 1990 में किसी में इन्वेस्ट किया होता तो जैसे ही मार्केट बढ़ी है कितने वो करोड़ों में बदल गया है। ये भी वो 30 साल के होराइजन की बात कर रहे हैं। अगर 30 साल के होराइजन में बात कर रहे हैं और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको वैल्यू बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इनका रिस्क एपेटाइट अभी ज़्यादा है और यंग है, कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। इस परस्पेक्टिव में आप जितने भी ये स्मॉल कैप फंड में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर HDFC का स्मॉल कैप, इनको जो इनकी परसेप्शन है, ये इनको एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि 30 साल में इनको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सके। उसके लिए मैं एक सजेशन ये दूंगा कि अगर ये HDFC का स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया का मिड कैप फंड भी अगर कर लें तो इनको वैल्यू बहुत अच्छी मिल सकती है। अभी अग्रेसिव मोड में ही रहना चाहिए। जब इनके ऊपर डिपेंडेंट आ जाएं, ये 5 या 7 साल हो जाएं और इनकी स्कीम्स डिफरेंट हो जाएं और ये और इन्वेस्ट कर सकें, उस टाइम पे इनको थोड़े से या तो ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रणनीति हर उम्र के साथ बदलती है। आज और 30 साल के पर्सपेक्टिव के लिए इनके लिए ये 2 फंड्स अच्छे हैं। और राइट, जो मौजूदा फंड है स्मॉल कैप, अगर हम देखें ABSL का, तो उसने 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न अगर हम देखें तो 11% के आसपास दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न में 32% के आसपास का रिटर्न दिखा रहा है। जहाँ तक प्योर वैल्यू की बात है, इसने भी 5 सालों में 10 साल में इनफैक्ट 18% के आसपास का रिटर्न दिया है। आप जो 2 फंड्स इनको रेकमेंड कर रहे हैं ऐड करने के लिए, क्योंकि इनका 2000 की SIP शुरू करने का भी मन है, ये फिलहाल जो फंड्स फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा है और HDFC स्मॉल कैप है, 5-5 साल के नजरिए हम देखें तो 19% ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है। बाजार में जिस तरह से हम उतार चढ़ाव देखेंगे आगे चलकर, क्या हमें रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी पोर्टफोलियो को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी की एज में इनके पास कोई भी देखिए कोई डिफेंसिव फंड नहीं है, या इनके पास कुछ भी नहीं है कि इनको 2-4-5 साल में भी कभी ज़रूरत पड़ेगी। जब ये 27-28 साल के होंगे तब इनको कुछ और रिक्वायरमेंट्स आएंगी, किसी के अगर शादी के लिए कुछ चाहिए होगा या किसी और चीज़ के लिए चाहिए होगा, उसके लिए इनकी फंड रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिफरेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से इनके पास उस समय जो फंड्स होंगे उसको रिव्यू करते हुए इनके लिए शायद एक ब्लू चिप फंड लेना बहुत ज़रूरी होगा 5-7 साल के बाद। ठीक है गगन, आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी जा रही है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी युवाओं के सवालों के जवाब हम देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी आज कर रहा है युवाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस कड़ी में UK से एक स्टूडेंट है जियारा खान। उन्होंने अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भेजा है। ऋषि, इनकी उम्र 22 साल की है और 2018 से इन्होंने अपने निवेश की शुरुआत की है। ये लगभग 16,500 का कुल निवेश कर रही हैं SIP के जरिए हर महीना। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में SBI ब्लू चिप, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और MOSL 35 मल्टी कैप शामिल किया है। इन्होंने अपने लक्ष्य डिसाइड किए हैं जिसके मुताबिक इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। तो ये 4 फंड्स तो इन्होंने अपना कारोबार शुरू इन्हें करना है जिसके लिए निवेश कर रही हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए भी इन्होंने L&T इमर्जिंग बिजनेस को चुना है जिसमें ये निवेश कर रही हैं। तो अब 15 साल के बाद इन्हें अपना कारोबार शुरू करना है, उसके लिए 50 से 60 लाख रुपए इन्हें चाहिए, और 35 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। तो लक्ष्य के मुताबिक फंड्स का चुनाव कैसा है, साथ ही अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहती हैं, उस पर भी आपकी राय ये चाहेंगी। लेकिन सबसे पहले हम इनके फंड्स पर आते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से किस फंड में बने रहें और किस में नहीं, क्योंकि लंबी अवधि का ही नजरिया है दोनों लक्ष्यों के लिए। ऋषि। हाँ जी, पहले जहाँ पे इन्होंने SBI ब्लू चिप कहा है वहाँ पे थोड़ा सा SBI ब्लू चिप पिछले 2-3 सालों से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हम उसको कहेंगे कि उसको स्विच कर लें, उसको ICICI ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर ले,
उस बेसिस पे मेरे हिसाब से इनकी रिटर्न थोड़ा सा बेटर हो जाइए। तो बाकी का पोर्टफोलियो उन्होंने बहुत अच्छा चुना है और पर्सपेक्टिव अभी लॉन्ग टर्म का है और आज के पर्सपेक्टिव देखते हुए इनके बाकी के सारे फंड्स ठीक हैं। जो ABFL है उसमें भी ये कॉल ले सकते हैं, पर इनको देखना पड़ेगा कि आगे रिटर्न कैसी आ रही है, उसमें भी ये स्विच कर सकते हैं, बट वो चल सकता है। बट SBI को हम जरूर कहेंगे कि आज की डेट में स्विच करना बनता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात आपने कही कि हेल्थ इंश्योरेंस की। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी एज से ये सोच रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। इनकी एज में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छे से बहुत कम प्रीमियम पे मिल जाएगी। अगर ये सिर्फ प्रीमियम देख रहे हैं तो उस हिसाब से शायद रेलिगेयर की इंश्योरेंस प्रीमियम इनको कम मिलेगा। अगर इनको फैसिलिटीज़ या अच्छे फंक्शन चाहिए तो इनके लिए एक दो और ऑप्शंस हो सकती है। ये अपोलो म्यूनिक भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं जो इनको टैक्स भी बचाएगा और इनके लिए, क्योंकि यंग एज से स्टार्ट करेंगे तो इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का एक और एस्पेक्ट रहता है, देखिए कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको कभी भी कोई क्रिटिकल बीमारी आ जाती है या आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आपको फिर अपने इमरजेंसी फंड्स पे नहीं उसको यूज़ करना पड़ता। तो इसलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्टिंग उम्र से स्टार्ट करना एक वैल्यू रह जाती है, और क्योंकि आपके इमरजेंसी फंड्स भी मेंटेन रह जाते हैं। ऋषि, आपने मिड कैप फंड में भी क्या बदलाव करने की का सुझाव दिया है इन्हें? हाँ, एक मिड कैप फंड में जो इन्होंने डिटेल दिए थे उसमें भी मैं कह सकता हूँ कि इनको फ्रैंकलिन इंडिया का फंड ले सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं ये जी। और एक और मेरी सलाह इनको जरूर रहेगी कि ये एक टर्म प्लान भी ले लें, जिससे कि कल अगर इनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है उसके में भी इनको बहुत अच्छी वैल्यू हो जाएगी। देखिए एक बहुत, जब ये यंग एज से आज की डेट में जो जागरूक कस्टमर जो हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत यंग बच्चे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनसे क्या वैल्यू हो जाती है कि अगर ये तीनों चीजें संभाल लें तो उनको वैल्यू बहुत आगे बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो ज़ियारा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये फंड्स अब समझ में आ गए हैं कि इनमें आपको बने रहना है और किसमें से आपको निकल जाना है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी युवाओं पर हमारा फोकस है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग जारी है। फेसबुक के सवाल हम लेंगे, बने रहें। ऑलराइट, शो का आखिरी पड़ाव और झटपट हम सवाल लेते हैं। 25 साल के रोनिल शाह का सवाल हम लेंगे। और ऋषि, 3 साल के लिए निवेश की शुरुआत करनी है, 2000 रुपए हर महीना SIP कर सकते हैं। क्या फंड्स आप इनको रेकमेंड करेंगे? हम इनको 2 फंड्स में रिकमेंड करेंगे कि एक ये लार्ज कोई ब्लू चिप फंड इन्वेस्ट कर लीजिए और एक ये मिड कैप फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, टाइम होराइजन हालांकि इनको 3 से बढ़ाकर 5 कर लेना चाहिए। फेसबुक के हमारे दर्शक है संदीप सेलकर, इनका सवाल L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड से है। 2000 की SIP कर रहे हैं लेकिन घाटे में हैं, तो क्या इसमें बने रहें या निकल जाएं? नहीं, इनको निकल जाना चाहिए, इनको मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तमाम फेसबुक के सवाल के जवाब हमने दिए हैं। बहुत सारे दर्शक ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कैसे करना चाहिए, खासतौर से युवा दर्शक ही हैं ये। शुरुआत अगर करनी हो तो किस तरह के फंड्स में से करें? देखिए 4 फंड्स एक बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। एक ब्लू चिप फंड लेना, एक मिड कैप फंड लेना और एक स्मॉल कैप फंड लेना अगर जो युवा है, राइट। और उसमें और एक ये फंड और ऐड कर सकते हैं अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो वो एक स्मॉल कैप 2 स्मॉल कैप कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है इनका तो। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हम शो को आज यहीं समाप्त करेंगे। शुक्रिया ऋषि, आज शो पे आके तमाम सवालों के जवाब देने का। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन सवाल लगातार भेजते रहें, ट्वीट करें, ईमेल करें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। नमस्कार।